नमस्ते। आप सभी से आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी पूरी कांवड़ यात्रा करके आए हैं और ऐसे इनके जो चेहरे पे पसीना दिख रहा है उस पे ना जाएँ। पसीना केवल इसलिए है कि ये बाहर नहीं है, ये अंदर बैठे हैं और एसी नहीं चल रहा है। कांवड़ यात्रा करते हैं तब तो हवा चलती रहती है, तब मस्त रहते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बारिश थी। हाँ, भंग-वंग भी छान लेते हैं, सब ठीक है। लेकिन अभी जो है वो एसी नहीं है, अंदर बैठे हैं इसलिए चेहरे पर मायूसी और पसीना है। कोई बात नहीं, आप नहीं, सभी से मायूसी अनुरोध नहीं है सर। बहुत बहुत कुछ कांवड़ यात्रा में अपडेट मिला है, बिहार इलेक्शन के बारे में रुझान मिला है, प्रसन्नता है अंदर अंदर बहुत कुछ। अच्छा, मायूसी अच्छा, तो करती है। हम अभी अभी उसी प्रसन्नता को हम आपकी द्विगुणित करते हैं। तो सभी से दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लें। तो साहब थोड़ा-सा अपडेट दिया जाए, हम तो केवल यही देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे और पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ऐसी-तैसी करेंगे और कांग्रेस कह रही है कि बिना पप्पू यादव के वो चुनाव नहीं लड़ सकती, कन्हैया कुमार के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती। तो साहब बिहार में ये एसआईआर क्या हुआ? चारों तरफ मामला सारा कन्फ्यूजिया गया है। नहीं, पप्पू यादव का एक्चुअली सबसे पहले सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। पप्पू यादव का जो बयान है कि मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी बने तो मुझे मरवा देंगे या मैं बिहार छोड़ के भाग जाऊंगा, ये बयान है। वैसे तो वो रोते ही रहते हैं, भाग जाएँ तो ही क्या दिक्कत है? नहीं, लास्ट टाइम भी हमने ये बात कही थी जब हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि देखिए मंच पर कांग्रेस नेताओं ने चढ़ने से नहीं रोका। ये लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बीच का डिफरेंस कभी कम नहीं हो सकता। देखिए उनका भी जब वो अपने रॉ पर थे ना, तो लालू यादव के मन में ये कसक थी कि सब कुछ सब तरफ वो है, लेकिन पूर्णिया और मधेपुरा और जो ये पप्पू यादव का रिजीम है, वहां पर राजद की पैठ वैसी नहीं है जैसी पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत करके बना के रखी। उसके कई कारण थे, बाहुबल से लेकर के बहुत। दूसरा, लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार में ऐसे कई नेताओं को क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में बोल रखा था कि तुम्हारे एरिया का यही लालू प्रसाद यादव है, यही तुम्हारा नेता है। जैसे पूर्णिया में शहाबुद्दीन को बोल रखा था एक ज़माने में ना? नहीं, सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं थे सर। जहानाबाद रीजन में चले जाएंगे तो सुरेंद्र यादव मिल जाएंगे आपको। किसी जमाने में वो बक्सर रीजन में नहीं हो पाया, ददन पहलवान और उनके बीच लड़ाई रही। तो यादवों का एक फ्रैक्शन बड़ी जल्दी महत्वाकांक्षी होकर के लालू प्रसाद यादव से अलग हुआ और वो लगातार उनकी लड़ाई जारी रही इस मुद्दे पर। ठीक है कि हाँ, मैं आपसे अलग हूं और मेरा अपना एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का मैं हूं। अब तेजस्वी यादव क्या है कि उसी पेड़ के नीचे, लालू यादव की राजनीति कैसी भी रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव उस बरगद के बड़े पेड़ के नीचे पनपने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, वो संभव नहीं क्योंकि उनकी वो पॉलिटिक्स है नहीं। दूसरी तो बात, उनकी जो उनकी पॉलिटिक्स में क्या अंतर है? मैं बता रहा हूं उनकी पॉलिटिक्स में, लालू प्रसाद यादव का जो आवास होता था वो यादवों के लिए, कम से कम उस वर्ग के लिए खुला था। वो भले वो टेबल के नीचे, कुर्सी के ऊपर लालू प्रसाद यादव बैठे, वो नीचे बैठे, वो अलग बात है, लेकिन वो जा सकते थे, शिकायत कर सकते थे, मिल सकते थे। तेजस्वी यादव के समय में तेजस्वी यादव से मिलना आसान नहीं है, उससे पहले आपको हरियाणा वाले संजय यादव से मिलके जाना होता है। बिहार का अच्छा। एक बड़ा वर्ग कंफ्यूज है। ओह! ठीक है। और जो सबसे अधिक वाई कम्युनिटी के अंदर इन दिनों समस्या आई है कि यादवों के प्रति जो मुसलमानों के अत्याचार के 6-8 इंसिडेंट आ गए, अगर आप पूरे बिहार में देखें पिछले 2 सालों में, सेलेक्टिव ढंग से चुप्पी रही है, वो बड़ा सेगमेंट टूट रहा है। दूसरी बात, जिसके लिए सब कुछ किया, अगर उनमें से वो वोटर भी निकलने लगे, जैसे कि अभी जो आंकड़े आए हैं, कल के जो आंकड़े आए हैं कि 62 लाख नाम हटा दिए गए बिहार के वोटर लिस्ट में, यानी 22 लाख वोटर जो नहीं रहे, मर गए। 35 लाख ऐसे वोटर जो शिफ्ट हो गए हैं,
बिहार से, बंगाल में, दिल्ली में, बेंगलुरु में। वो आप अगर आप गया में भी मैं कई बार विजिट करता हूं, तो गया के कई मुसलमान बंगाल में परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं। वहां पे उनका वोटर आईडी कार्ड, तो दो जगह तो वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा ना। तो उसी प्रकार से 7 लाख। लेकिन मुझे ये बात समझाएं कि बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट जो है बिहार का, वो आता है वापस वोट करने, उसका क्या होगा? नहीं, उसका तो वोटर आईडी कार्ड है ना, उसका थोड़ी ना हटाया गया है। जिसका परमानेंट शिफ्ट हो गए, जो नहीं आते उनका, जो परमानेंट तो शिफ्ट उनका वोट को डालता था। ये आप भूल गए सर, आप तो बिहार में चुनाव कराए थे। लालू प्रसाद यादव जी का एक डायलॉग होता था, दो बार कराए हैं, दो बार चुनाव कराए। तो एक डायलॉग होता था कि हमरे बैलेट से जिन निकलेगा जिन। तो वो जिन कौन सा था सर? वो जिन यही था। और जिस दिन ईवीएम से एक बार चुनाव हो गया, केजरीवाल ने कहा था कि अगर लालू प्रसाद यादव ईमानदारी से चुनाव जीतते होंगे तो जीतेंगे, वरना हार जाएंगे। 2005 का चुनाव हार गया। अच्छा, 2003 में भी एसआईआर हुआ था बाय द वे। इस बात को याद रखा जाए। में आपकी वो जो टर्नआउट था वो 62% से घट के 45% हो गया था। ऐसा कैसे? फिर भी जीत गए, फिर भी जीत गए। वैसे ही हुआ, मरे हुए लोग भी वोट डाल रहे हैं, शिफ्टेड लोग भी, जो जिन डॉक्टर्स की किडनैपिंग हो गई थी वो बेचारे पैसा देके छूटे और बिहार से भागे, उनका डॉक्टर साहब का भी वोट राजद में पड़ रहा है। तो सब समाप्त हो गया, वो सब समाप्त हो गया। तो ये 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स गायब हो गए। और लगभग, ठीक है, मतलब 22 लाख मरे हुए, 13 लाख शिफ्टेड, 35 लाख शिफ्टेड और 7 लाख जो है डुप्लीकेट वोटर कार्ड। टोटल 65.2 लाख अब तक। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब विरोध भारी हो रहा है, तो विरोध का भी सुनिए। 2% का पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, अभी रुकिए। 7.23 करोड़ एसआईआर फॉर्म सबमिटेड, यानी 99.8% ऑफ टोटल वोटर्स इनके फॉर्म सबमिट हो गए। कोई विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध इनके मन में है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि इस बार कारण क्या है। कारण भी बता देता हूं। एक सर्वे आया था जब मैं कांवड़ यात्रा पर था, तभी सर्वे आया था, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि भैया एक बार इसके बारे में बातचीत कीजिएगा। एसआईआर के बीच में एक इंडिया टीवी ने सर्वे किया, उसमें सीटों की संख्या नहीं बताई थी, वोटर्स किसकी तरफ कौन जा रहा है। मैं शेयर कर रहा हूं, आपके बैकिंग टीम को बोलिए वो शेयर कर देंगे। अब सर, इस सर्वे में बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। महागठबंधन 35.8% के आसपास वोट शेयर लेता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 48.9% के आसपास। ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन ये 0.3%। जनसुराज लगभग 1.8% और अन्य में 10.8% है। अब इसको 10.8% को थोड़ा जनसुराज में भी आप 4-5% शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे निर्दलीय वैसे बड़े कैंडिडेट वगैरह आएंगे, हो सकता है एनडीए का 1-2% और इधर निकल जाए। लेकिन मूल जो है महागठबंधन पर नजर बनाइए। माई समीकरण टूटने के बाद भी 35% आ जा रहा है, यही बहुत है। इनके पास ये है नहीं इतना वोट। माई समीकरण टूटा कहां है भाई? आप कैसे कह रहे हो टूट गया? देखिए, माई समीकरण तो टूट रहा है सर। ये मिथ है कि पूरी तरह से यादव बिहार में इनके साथ खड़ा है। मैं पूछता हूं सर, अगर मगध, शाहाबाद प्रमंडल और छपरा के कुछ रीजन को हटा दे तो इंटैक्ट है कहां पे? भागलपुर का कहां इनके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है? अररिया का इंटैक्ट नहीं है। मधेपुरा में कहा जाता है गोप का, थोड़ा लिस्ट निकाल लीजिए, ये कब सांसद आखिरी बार बनाए हैं? मधेपुरा में है नहीं, पूर्णिया में है नहीं। पूर्णिया में इनको बड़ी मुश्किल से, इनकी जमानत नहीं बची थी पूर्णिया में पप्पू यादव के आगे, वो निर्दलीय ही जीता, लेकिन जीता। इंटैक्ट कहां पर है सर? नवादा में राजवल्लभ यादव के परिवार से लड़ाई होने के बाद नवादा में कितने लोग इंटैक्ट रहेंगे, ये देखेंगे हम ना। और उजियारपुर में ये चिल्ला रहे थे, वहां पे देख लीजिए, नित्यानंद राय के समर्थक इनको इन्हीं को यादव नहीं मानते। ये बात मैंने लोकसभा में भी कही थी और वो रिफ्लेक्ट हुआ था रिजल्ट्स में, नवादा में, पूर्णिया में, और इस बार भी। तो इनके पास वोट शेयर है ही नहीं।
और ये तेजस्वी यादव अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। अब उस सर्वाइवल की लड़ाई में ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, बड़ा बायकॉट कर मुश्किल। देंगे ना, सर्वाइव कर जाएंगे। तो बायकॉट कर भी देंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? वो मिथक बना रहेगा। हाँ, मिथक बना रह सकता है, मिथक बना रह सकता है, विधायक तो नहीं बने रहेंगे। अब उनके जो 70-78 विधायक जीते हैं, फिर वो कहां जाएंगे? वो कैसे रहेंगे? तो चले उनका तो जाएंगे इन्वेस्टमेंट, जनसुराज में चले जाएंगे। चलिए मान लिया जनसुराज में 2 कॉर्नर फाइट भी हो जाए, तब भी इतना आसान नहीं है। हाँ, एम फैक्टर्स के लिए क्लियर कट विजन हो जाएगा, मुसलमानों के लिए क्लियर कट विजन हो जाएगा राजद के बाहर जाने के बाद कि हाँ जनसुराज में जाना है, तब एक लड़ाई जो है बनेगी, ये बात ठीक है। और तब ये भी होगा कि फिर जनसुराज के लिए चांसेस बढ़िया बन जाएंगे, क्योंकि एनडीए में भी वो वोटर जो डर के मारे, राजद के डर के मारे एनडीए को वोट करना चाहता है, वो शिफ्ट कर जाएगा। अगर प्रशांत किशोर के लिए इतना बड़ा बलिदान तेजस्वी यादव दे सकते हैं तो जरूर दे दें, देना पड़ेगा, बलिदान तो मांग रहा है बिहार। आपको एक नई खबर सुना? हाँ सुनिए ना सर। श्रीमान उदित राज जी, जानते हैं उदित राज जी कितने हाँ हाँ, अरे उन्होंने अभी अभी फरमाया है कि राहुल गांधी कैन बी नेक्स्ट अंबेडकर। यस यस, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। मैं अब अंबेडकर जी बनेंगे, वो पेरियार बनेंगे, या जोगेंद्र नाथ मंडल बनेंगे। अंबेडकर क्यों बनेंगे? मैं तो कह रहा हूँ जिस प्रकार से वो जय भीम कर रहे हो, जोगेंद्र नाथ मंडल बनने के उनके चांसेस ज्यादा है। जय भीम, ये टेक्निकली गलत है। देखो, आप ये सारी जो आपने इतनी बताई कि साहब कि वो हट जाएंगे अगर तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण टूट रहा है, तो फिर इस समय ये जो हमारे राहुल गांधी की कांग्रेस या कन्हैया कुमार की कांग्रेस, ये कहाँ जाएगी? सर एक शायर था, उसने शेर सुनाया कि ऊपर में पंखा चल रहा है, नीचे हवा आ रही है। सबने बोला वाह वाह वाह, पंखा चल रहा है, नीचे हवा आ रही है। मैं गलत बोल गया, कहना चला था पंखा चल रहा है, ऊपर हवा जा रही है, और ऊपर से टकरा के नीचे आ रही है। तो हवा आ रही है। सबने पहली बार में वाह वाह बोला, फिर दूसरी बार में उसने रिपीट किया ऐसे बाजू चढ़ा के। मैं देख रहा था ऊपर में पंखा चल रहा था, नीचे हवा आ रही है। फिर चमचों ने बोला वाह वाह वाह। तीसरी चौथी बार में फिर उसने फिर बोला, मैं देख रहा था ऊपर में पंखा चल रहा था, मेरे पास सबूत है जी, नीचे हवा आ रहा था। इसी में से किसी एक चमचे ने पूछ लिया आगे सर? बोला आगे क्या, पंखा चल रहा था, हवा आ रही थी, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? तुम लोग गुलाम हो, गुलामी। सो राहुल गांधी इज लाइक दैट ओनली। राहुल गांधी ने अभी कहा कि हमारे पास चुनाव आयोग की गड़बड़ी के कर्नाटका में पूरे सबूत है जी। तो सबूत है तो भजिया तल रहे हो, जाओ, तुम्हारे पास कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी है, क्या मुंह से गलती से निकल जाता है, वो एक वीडियो आ गया था उसका। आप जो है ना, आपसे अरे रहे हैं, हमें लग रहा है जैसे अभिषेक मनु सिंघवी नटखट हुए थे, वैसे ही आप भी नटखट नहीं, कुर्सी देखिए वो भी ब्लैक थी, मेरी भी ब्लैक है, तो थोड़ा सा वो उसका रन हो गया। आई मीन देखिए, जज वज बना रहे थे तो हमको लगा कि हाँ उससे थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न से वो निकल गया, नाम भी वैसा ही है ना, तो वो भूल चूक माफ कीजिएगा, वो गलती से हो गया, वो टेक्निकल एरर था। खैर, तो ऐसे जज वकील हैं, जज बोल गया मुश्किल से, वैसे जज भी बोलना कोई गलत नहीं है, ये जज ये सब हो ही जाते हैं, जज टाइप का बिहेवियर है इन लोगों का। तो है ये लोग जाएंगे, केस करेंगे, चुनाव आयोग लड़ेगा केस, अपने सफाई देगा, जा क्यों नहीं रहे? अभी तो कुछ दिन पहले माफी मांग लिया। अरे सावरकर जी ने तो 1-2 बार माफी मांगी होगी, राहुल गांधी की माफियों की तो लिस्ट लंबी बढ़ती जा रही है। ये तो उसका भी मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे वो है ना कि माला जपते 108 बार, ये 108 बार माफी मांगेंगे जिस स्पीड में जा रहे हैं। राहुल गांधी की ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो बिहार जिताएंगे, मेरी तो प्रॉब्लम ही यही है कि वो राहुल गांधी अब तक बिहार के बारे में चुप रह रहे हैं। वो जितना बोलेंगे एनडीए बिहार उतनी आसानी से जीतेगा। अभी देखिए 3-4 बार आ गए हैं। मैं कांवड़ यात्रा में था सर,
हम्म, एक बांका डिस्ट्रिक्ट में वहां का लोकल ब्लॉगर मुझे मिला जो कांवरिया पथ का ब्लॉगिंग कर रहा था। हम्म, तो मैंने उससे पूछा कि बमजी रुझान क्या है? हम लोग एक दूसरे को वहां पे, चूंकि जाति नाम टाइटल होता नहीं है, तो एक दूसरे को बम के नाम से बुलाते हैं। वो मुझे अभिषेक बम बुलाएगा, मैं उसका कोई भी नाम रहेगा तो वो बम बुलाऊंगा। जैसे मैं आपको आपके टाइटल के साथ नहीं बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा संजय दीक्षित सर बम या संजय सर बम, ऐसा बोलूंगा। तो मैंने बोला बमजी चुनावी रुझान क्या है? बोला नीतीश में 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने बोला गांव गांव में प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, उनके लोग घूम रहे हैं। बोला बात तो वही, आप समझ नहीं रहे सर। जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव को, तो प्रशांत किशोर की तरफ गांव वाले वोट डालेंगे कैसे? और ये बिहार का गांव गांव का वोटर है। प्रशांत किशोर बहुत हल्के में ले रहे हैं। प्रशांत किशोर को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग केजरीवाल की सत्ता को देख चुके हैं। बिहार में तो केजरीवाल भी केजरीवाल का जादू नहीं चला पाया 3 बार प्रयास करके। फिर प्रशांत किशोर कितना भी चलने पैदल नहीं चलेगा जादू। तो उसकी बातों में दम है सर। गांव में मैं जितने गांव को भ्रमण कर रहा हूं, सब सोशल मीडिया पे है, सब ट्विटर पर है, सब यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, मीडिया में है। गांव में जनसुराज नहीं है। तब गाँव में तेजस्वी यादव जनसुराज गाँव में जनसुराज है ही नहीं। एकदम हैया नहीं है, ऐसे बोलिए, हैया नहीं है, ये नहीं है, अरे कमाल हैया कर नहीं दिए है। भाई। तो ये सर्वे ठीक था सर। 0 पॉइंट वो जो 1.8% टोटल जनसुराज को वोट शेयर दिखा रहा है, ये मैं मानता हूं। ऐसे में बहुत कम होता है जब इंडिया न्यूज और रजत शर्मा की रिपोर्टिंग से इत्तेफाक वैसे रखूं। जो ये अंक गणित है उसके हिसाब से एनडीए को अगर 45% दे रहा है तो ठीक ही दे रहा है। लोकसभा के ही आसपास आ रहा है सर, अगर आप देखेंगे। और ये जैसे ही अलायंस इंटैक्ट रहता है, कास्ट अर्थमेटिक यही कहता है कि इतना वोट शेयर है। कहां जा रहा है वोट? वोट तोड़ने के लिए आपके पास कोई एसेट होना चाहिए, कोई नया आ, आ, ये होना चाहिए। देखिए बिहार में जरूर है कि अब बिहार का भी यूथ एस्पिरेशनल हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लालू यादव वाले लोग बोल रहे हैं कि हम 90 का दशक लेके आएंगे। अरे तो 90 के दशक में हम सुने हैं कि 90 का दशक लेके आएंगे। यस तो यस यस। अब देखिए सर, लालू जी के लाल है 10, तो चुनाव चिन्ह बना लालटेन है। उसको अंग्रेजी में अगर डिवाइड करें लालटेन को, तो लाल मतलब बच्चा। 10 कहाँ है? 10 तो 9 है, आप गलत बोल रहे हो। 9 2 नहीं सर 11। नहीं नहीं, लालटेन ही है। 2 अगर ये जोड़ लिया जाए तो एक आध दत्तक पुत्र मिला लेंगे तो हो ही जाएगा लालटेन। अच्छा, दत्तक पुत्रों के तो खैर वो तो फिर वो असीमित श्रृंखला होगी वो तो उन्होंने जो बात कही ना कि 90 का दशक लेके आएंगे, तो अपहरण उद्योग, जातीय नरसंहार, इनको पीछे भी छोड़ दें, तो सड़क नहीं होना, बिजली नहीं होना, मूलभूत सुख सुविधा नहीं होना 90 के दशक का, और चरवाहा विद्यालय होना, यह सबसे बड़ा डेंजर जोन है। इस जोन में तो बिहार नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना बिहार में चाहेगा? देखिए जब मैं गया था पहली बार 1999 में, लालू जी का ही राज था। हाँ हाँ तो मैंने जो ऑब्जर्व किया था उसको मैंने कई बार आपसे शेयर किया है। तो मैंने कहा कि मेरी समझ में ये आ गया कि भगवान बुद्ध और महावीर जी का निर्वाण जो है वो इसी क्षेत्र में क्यों हुआ, क्योंकि वहां तो हर व्यक्ति जो था वो निर्वाण की पराकाष्ठा को प्राप्त था। उसको किसी बिजली, पानी, सड़क, इनसे कोई मतलब ही नहीं था। एक व्यक्ति ने कभी कंप्लेंट नहीं की कि साहब हमारे स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल सही बात। केवल जात की बात करता था। हाँ बिल्कुल तो अब बिल्कुल सही आप बात। क्या कहना चाहते हैं कि वो निर्वाण की अवस्था से नीचे आ गए हैं सब? नहीं, अब क्या है कि अब मिल गया ना, मिला नहीं था सर, आप समझ रहे हैं। मोह माया हम्म। जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। नीतीश ने दे दिया। हाँ, नीतीश ने मोह माया बढ़ा दी, ये हाँ, बात है। अब देखिए, उस समय तो 4 व्हीलर, डॉक्टर साहब का 4 व्हीलर लालू यादव जी के आवासे में था। उन्होंने अपनी इसमें लिखा है आत्मकथा में हम्म। कि लालू यादव जी के एक विधायक हमारी गाड़ी ले गए। स्टीम उस वक्त बढ़िया कार थी। हमारे बचपन में किसी के घर में स्टीम देखते थे हम लोग तो कहते थे भाई अमीर परिवार है, मारुति स्टीम रखा है। तो विधायक जी को स्टीम पसंद आई, वो स्टीम लालू यादव जी के आवास में घुस गई। अच्छा, डॉक्टर साहब के बेटे एसपी, तो पता लगाने के लिए हर तरफ लगा लिया, मिला नहीं।
यहां तक कि जहां पे गाड़ियां कट जाती थी वहां भी पहुंचे एसपी साहब, बोले बताओ अगर तुम लोग चुराए हो तो बता दो, मेरे ससुर की गाड़ी और मैंने गिफ्ट करी है। बोला ना भाई। तब उन्होंने आखिर में कहा कि अब लालू यादव जी के दरबार में एक बार हाजिरी लगा लीजिए, देखे कि गड़िया वहीं पर लगी हुई है। तो बोले कि मालिक, हाँ तो हमारे बच्चा सब उठा के लेके आ गया था, कुछ खर्चा दे दीजिए, छुड़वा लीजिए गाड़ी। खर्चा दे के छुड़वा लिया गया। तो वो राज कितना दिया खर्चा? अफोर्ड नहीं कर पाए। अब खर्चा का उसमें एग्जैक्टली जिक्र है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने इसमें लिखा था डॉक्टर साहब ने। एक अणे मार्ग से एक डॉक्टर साहब निकले पीएमसीएच के, अपनी गाड़ी में किडनैप हो गई। ये जादू हो जाता है सर। अपनी गाड़ी में किडनैप कौन होता है सर? और एक अणे मार्ग से निकले, क्या बात। हाँ, अपनी ही और कमाल की बात ये नहीं है कि दूसरे की गाड़ी में किडनैप हुआ, अपनी ही गाड़ी में किडनैप हो गया। डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया तो हड़ताल तुड़वाने के लिए साम दाम दंड भेद सारा अपनाया गया। डीपीएस का लड़का जब किसले किडनैप हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी गांधी मैदान में पटना में आइकॉनिक डायलॉग दिया, बोला कहां है मेरा किसले, मुझे मेरा किसले लौटा लो, अपना सरकार रख लो। पूरा देश उस बच्चे के कारण, पूरा बिहार भावुक हो उठा था। तो अगर आप उस राज को लेके आना भी चाहते, देखिए सर दो बातें होती है। लोग कहते हैं कि नीतीश के राज में क्राइम नहीं है, लेकिन वेल पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। ये वो क्राइम है, आप सर इतना दिन एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हैं, एक राजनीतिक संरक्षण के द्वारा पनपा गया अपराध, और एक अपराध ऐसा है जो किसी की दुश्मनी के कारण है, जिसको लगता है कि मैं उसकी कल हत्या करूंगा, तो हो सकता है इस चौक पर नहीं करेगा तो अगले चौक पर करेगा, अगले चौक पर करेगा, वो प्रयास जारी रहेगा। तो एक इंडिविजुअल क्राइम और एक पॉलिटिकली शील्ड जिसको किया जाए जिन अपराधियों को, और वो क्राइम इन्हीं के साले साहब का बयान है कि भैया किडनैपिंग की डीलिंग तो मुख्यमंत्री आवास में, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, साधु यादव जी का। उनके साथ सत्ता में भागीदार रहे, राजद के कोर निर्माता में से रहे दोनों इनके साले साहब, उन्हीं में से एक साले साहब का है। मैं व्यक्तिगत क्यों जाऊं, किसी का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा। अब कहा ये राजनीतिक बयान तो आया। अच्छा, ये तो जो इससे भी आपके जो ये SIR वाली जो प्रक्रिया है, ये सुना बंगाल में भी जाने वाली है। तो ममता जी जो है वो हल्ला गुल्ला कर रही है बहुत ज्यादा, और ममता जी कह रही है कि यहाँ तो हम नहीं होने देंगे। तो ये ममता जी कैसे इसको करेंगी कि वो नहीं होने देंगी? समय का जब पहिया घूमता है ना सर जी, तो यही होता है। चुनाव आयोग जाएगा, SIR उसका कराना काम है, और आप ही को लोग देने हैं, ये राज्य सरकार का नियम भी है। वो लोग तो लेके चलता नहीं अपने साथ, आप नहीं होने देंगे तो पहली सिफारिश चुनाव आयोग क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, चुनाव आयोग सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। देखिए हमको लग रहा है महीने डेढ़ महीने की कहानी है सर जी। बंगाल में बस इतने दिन का ही ममता बनर्जी का भी शासन है, और इसके बाद 6 महीने तुड़ाई है, ठुकाई है, और बांग्लादेशियों की विदाई है। अरे मोदी तो चाहता है कि आप इसको कहिए कि वो एनआरसी लेके आ रहा है, वो खुद नहीं बोलेंगे। वो चाह रहे हैं कि विपक्ष खुद अपने मुंह से स्वीकारे कि अवैध रूप से एनआरसी लेके आ रहे हैं, बिना एनआरसी लेके आए एनआरसी लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थक, मोदी जी के समर्थक उनको गाली दे रहे हैं, कब लाओगे बे एनआरसी? मोदी तो चाहता है ये तुम कहो, क्योंकि मोदी जी स्वयं कोई क्रेडिट नहीं लेते। मोदी जी तो इतने महान है कि उन्होंने 2002 का भी क्रेडिट नहीं लिया गुरुजी, वो भी आपने ही क्रेडिट दिया है कि मोदी ने करवाया। मोदी जी ने कभी बोला है कि हम करवाए हैं? ये क्रेडिट विपक्ष और मीडिया और राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने दिया। मोदी जी तो आज भी कहते हैं कि भाई माफी नहीं मांगेंगे, बस इतना ही बोलते हैं। तो क्रेडिट तो आप लोग देते हैं, मोदी जी तो बस काम करते रहे, उनके पास इतना समय थोड़ी ना। तो बंगाल में जो सिचुएशन, अच्छा ये सिचुएशन क्यों डेवलप हो रहा है? जो दूसरा बीजेपी के अंदर भी वो दिलीप घोष और ये वाला चल रहा था, वो अब क्लियर हो गया है
कि शुभेंदु अधिकारी रहेंगे, तो उसमें भी कोई संदेह नहीं है। अगर नाम आप अनाउंस क्यों नहीं करते? शुभेंदु अधिकारी कम से कम वो इनकी गुंडागर्दी का कुछ तो मुकाबला कर पाएंगे। नहीं, अब अनाउंस भी कर देंगे, लिटरली अनाउंस कर देंगे इस बार अनाउंसमेंट हो जाएगी, मुझे लगता है चुनाव से पहले। जो मेरे पास जानकारी है वहां के लोगों जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे बिहार के भी संघ के लोग गए हुए हैं और ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। उन सबका मानना है कि भाई राष्ट्रपति शासन तो लगना है, बस समय का वेट हो रहा है। और ये समय टेक्निकली जल्दी आ रहा है सर। मैं सोच रहा था दिसंबर तक आएगा, लेकिन ये पूरा एसआईआर प्रोसेस पूरे देश में चल रहा है। ये प्रोसेस तो तमिलनाडु में भी जाना है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था तमिलनाडु में और मैंने कहा था कि इस बार डीएमके 50 सीट नहीं जीतेगी। कई लोगों ने मुझे गाली दी, बोला एडीएमके जीतेगी नहीं, बीजेपी जीतेगी नहीं। मैंने बोला कब? मैंने बोला कि भाई वो जीत रहे हैं, लेकिन डीएमके 50 सीट नहीं जीत रही है। जो जीतेगा उसके बारे में बता दे रहा हूं। तो तात्पर्य यह है कि ममता बनर्जी का भी सर राष्ट्रपति शासन और इन लोगों का, फरहाद हकीम का, इन लोगों का टाइम अगले 1-1.5-2 महीने में ही अप होने जा रहा है। मोदी सरकार बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। बार बार मोदी जी बोल रहे मेरे पास टाइम नहीं है। अब उन्होंने चीजों को स्पीड अप किया। अगर आप ध्यान दें तो एनसीईआरटी वाला भी जो चेंजेस लेके आ गया, बहुत मुझे लगा कि भाई डिले कर रहे हैं, हम लोगों ने कितनी गालियां दी। अब पता चला है कि नहीं, उन्होंने काम तो 2015 में ही शुरू कर दिया था, रिसर्चर्स को बिठा करके ये सब करके। ये तो 10 साल का उन लोगों का रिसर्चर और इन लोगों के द्वारा टाइम टेकन हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि कुछ लोग, संजय सर आपको भी बोलते हैं, अरे पूरा फतवाए आलमगीरी का ट्रांसलेशन ये नहीं हो गया। तो कितनी अड़चन आती है इन सब काम को करने में, रिसर्च में, डेटा कलेक्ट करने में। इसलिए मैं मोदी जी को नहीं कोसता था इन सब चीजों के लिए। मैं, क्योंकि संघ के मित्र मिलते हैं तो बताते हैं भाई इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। अभी सबसे बड़ा क्रैकडाउन ये जो बांग्लादेशियों पे हो रहा है, हम लोग 3 साल से समझ रहे थे इस बात को कि होने वाला है, होने वाला है। उतावलापन ये होता था कि भाई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि होने वाला है, हो नहीं रहा है, तो कब होगा। फिर फॉरनर और इमिग्रेशन बिल जब आ गया तब समझ में आ गया कि अब चीजें होने लगी है। बिहार और तो बंगाल में आपके किशनगंज से कितने भगाए गए ये बताइए? किशनगंज से सर कितने भगाए गए? बहुत ज्यादा सर। किशनगंज में जो सबसे खतरनाक अपडेट है कि नए जो आवासीय रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें सर 108% अचानक से फिर से बढ़ोतरी आई है। नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि 1 महीने में 1000 लोग अप्लाई करते थे, 1 महीने के अंदर ये जब पूरा एसआईआर प्रोसेस शुरू हुआ, लगभग 50-60 हजार एप्लीकेंट ने अप्लाई किया किशनगंज में। ये लोग वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूं। और ये बढ़ोतरी सिर्फ किशनगंज में नहीं देखी गई है, कटिहार में, अररिया में, पूर्णिया में, हर जगह दिख रही है। एक बात मैं हमेशा मानता हूं कि वो तबका बहुत जागरूक है। हिंदू बहुत बड़े स्लो हो वो, मगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनके पास टीम है, वो बहुत क्विक करते हैं, वो बहुत क्विकली अडॉप्ट करते हैं अपने आप को सिस्टम के हिसाब से। इस बात पर हिंदू भले खुश हो कि सरकार ये कर रही है एसआईआर, लेकिन मैं देखता हूं कि अभी भी हिंदू ब्लॉक्स में जाकर के वहां पर उनको वो रिलैक्स है, बोला मेरा नाम थोड़ी ना कटेगा, हम तो हिंदू है। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, प्री फिल्ड फॉर्म आ रहा है, सिर्फ आपको सिग्नेचर और ये सब करके अपलोड करना है, बहुत आसान है चीजें। हो जाना चाहिए था। बड़ी बात तो यह कि आप जानते हैं सर, किशनगंज के बहादुरगंज से भाई बेचारा अरफा का लाडला शर्जील इमाम चुनाव लड़ने जा रहा है। अच्छा, क्या अरे बात है? आपको न्यूज़ पता नहीं सर? अरे न्यूज़ 24 ने भी ये न्यूज़ ब्रेक कर दिया। अब क्या सर? अरे सर जी, क्या अरे मैंने सर? देखा तो था, मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। नहीं, ये एक्चुअली ये डेमोक्रेसी के साथ मजाक ही है, लेकिन वो ये लोग मजाक करते रहते हैं, कोई नया मजाक थोड़ी ना है। लोकसभा में हमने पंजाब में और जम्मू कश्मीर में वो मजाक तो देख ही लिया है। शर्जील इमाम स्वयं जहानाबाद के काको के हैं, वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बहादुरगंज से अच्छा, लड़ने जा रहे हैं। बहादुरगंज किस जिले में? किशनगंज में आया? हाँ, 65% है सर। आह, इतना सब होने के बाद भी 65% से नीचे लड़ने में जोर आता है। बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है सर।
ये न्यूज अपने आप में कितना क्रांतिकारी न्यूज है। सोचिए मैं तो ये कि कहता हूँ कि भाई ये क्या है कि ये जो पूरी जो घुसपैठियों की समस्या है, इसको 2 भागों में बाँटा जाना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप इनकी वोटिंग राइट खत्म कर दो और ठीक लॉन्ग है। टर्म में इनको आप वापस भगाओ। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि ये वोटिंग राइट के चक्कर में ही तो ममता जैसी जो है वो पागल हुई जा रही हैं हाँ, हाँ। और तुष्टीकरण की सारी सीमाएँ लाँघ चुकी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब कुछ वोट अभी तेजस्वी यादव इतने बौखलाए हुए हैं, वो क्यों बौखलाए हुए हैं? इसीलिए ना कि भाई ये समस्या है, ठीक है? ये अभी जो एक देख न्यूज़ रहा है था मैं मैं, वो ग्राम प्रधान बोल रहा था विधानसभा नंबर 1 कौन-सी पड़ती है आपकी विधानसभा नंबर 1? वो बगहा की तरफ, उधर वाल्मीकि नगर की तरफ पड़ती है क्या? वाल्मीकि नगर की तरफ ही पड़ती है। हाँ, तो कह रहा था कि साहब कि हमारे यहाँ तो एक भी मुसलमान घर नहीं है और इसमें 40 मुसलमान। 40 आ गए, हाँ, वो वाल्मीकि नगर की तरफ पड़ता है। ये न्यूज़ आ रहा है, हुँ। ठीक है? अच्छा बात है, ठीक है। नई अब कामयाबी, उनको नया है। अब उनको हटा दिया तो अल्लाह गुल्ला कि साहब उनको काहे हटा दिया। अरे तो समझ में नहीं आता ये अच्छा ठीक है, अब तक तो दिल्ली में भी जब ये हो रहा था ना, तो लक्ष्मी नगर में कुछ लोग ऐसे पाए गए, बोला मेरी इस बिल्डिंग में तो कोई मुसलमान रहता नहीं, इस पे एड्रेस पे कहां से मुसलमान वोटर आ गया। तो दिल्ली में तो चलो एक बिल्डिंग वाला दूसरे बिल्डिंग वाले को नहीं जानता, समझ में आता है। गांव में मैं अपने गांव के हर एक लोगों को मेरे गांव के हर एक लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वहां कोई भी बाहरी आके रहेगा या वोटर आईडी कार्ड उस गांव में बना लेगा, पता नहीं चलता क्या? इसको दिल्ली के तर्ज पे ट्रीट ही करना गलत है। बिहार में आज भी हम लोग, इवन मेरी कॉलोनी में पटना में भी लोग, आसपास के 10 घर के लोग तो एक दूसरे को जानते जानते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है। बिहार उस स्थिति पर थोड़ी ना पहुंचा है जहां पर दिल्ली या मुंबई है। वहां पर अगर पूरे गांव में 39 आए तो सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए जिसने बनवाया, जिसने उसको भी सजा मिलनी चाहिए, जिसने वहां का रेसिडेंशियल बनाया, क्योंकि बिना रेसिडेंशियल बने तो इनको वो आधार कार्ड मिला नहीं होगा। फिर उसको पकड़िए जिसने घूस लिया, और इन सबको लटका के पहले ठोकिए, क्योंकि ठुकाई बहुत जरूरी है। ये भ्रष्ट पदाधिकारी जो 2000 रुपए लेकर के किसी का भी रेसिडेंशियल बना दे रहे हैं और ये बनवा दे रहे हैं, ये कहां लेके जाएगा देश को, वो समझ नहीं रहे हैं। उनका स्वयं का भी बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इतना अगर कॉमन सेंस नहीं है तो कोई क्या करेगा सर? ये मिलियन डॉलर का प्रश्न है कि आखिर वो कौन लोग हैं? नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब कि जो बीएलओज़ के साथ में हर पार्टी के बीएलएज़ बनाए गए हैं, बूथ लेवल हाँ, एजेंट्स। राजद के खुद 40,000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो फिर काहे क्या ये समस्या चुनाव है? है। अच्छा, वही लोग अरे बता रहे तो होंगे कि साहब हमारे वोट कट गए, हमारे वोट कट गए। सर, रामा रामा बात ये गजब नहीं ही है, गवारे, उसको हाल तो हमरा पता ही है अजब कि हुई गवारे। हाँ, देखिए वही बात है। बात उसको भी पता है। देखिए सर, यादव तो ठीक नहीं कट रहा है, लेकिन जितना मुसलमान लोग था जो बाहर से आया था, इतना मेहनत से बसाए थे हमारे लोग, वो सबको निकाला जा रहा है सर। वोटर लिस्ट में कोई वोट बसाए थे, नहीं। हाँ। हाँ, वोटर असल लिस्ट में में तो बसा। तो बसा ही दिए ना। मैं आज से नहीं, कई सालों से चिल्ला-चिल्ला के कह रहा हूँ कि भैया ये जितनी अपनी जनसंख्या बताते हैं, उतनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। 15% भी नहीं है। लेकिन हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, हमारे विशेषकर जो है ये राइट विंग वाले, वो कहते हैं, तुमको क्या मालूम? उनको चाहे एविडेंस दे दो, आप उनको जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे दो, उनको उसका जो है वो अनुमान बता दो, लेकिन ना, ये छुपाते हैं। ये कह रहे हैं 15 करोड़, ये होंगे कम से कम 25। अरे भाई, तुम्हारे मन में 25 आया, तुमने बोल दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर 17 करोड़ असली जनसंख्या है तो इसमें 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा बताई हुई है। ऐसे ही थोड़ी 9.4% से बढ़ के 9.8% से बढ़ के और 14.4% होगी।
आसान है। यही बात आपके चैनल पर एक बार बोल दी थी, बहुत गाली पड़ी थी कि अभिषेक तुम बहुत युवा हो, तुमको पता नहीं है देश में 35 करोड़ मुसलमान है। याद है सर? मैंने हाँ, आपके चैनल पर कई बार ये बात बोला है कि ये लोग अपने आप को, क्योंकि मैं बिहार में देखता हूं ये अपने मोतियों आप की कमी नहीं है गालिब, ये अपने आप को एक ओवर जोड़ो पॉपुलेशन बताते हैं। 10,000 मिलते हैं। ये अपनी जनसंख्या 4 रहेगी तो बताएंगे हम लोग यहाँ पे तो 17 घर है। मैं बता रहा हूं सर। अच्छा, कुछ दिनों बाद ये 17 घर अच्छा, बनाने का प्रयास ये ग्लोबल फिनोमिनन है भाई, मेरा देखा हुआ समझा हुआ, उनकी जो आपकी थियोलॉजी है उसके हिसाब से है। और तुम कहते हो कि नहीं साहब, वो तो कम बताते हैं, तुम ज्यादा जानते हो उनकी थियोलॉजी की, उनकी मस्जिद की ऑपरेशंस को, हम नहीं जानते। नहीं, लेकिन वो सर वोट में और डेटा में तो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है ना, सब चीजों को छोड़ देते हैं। अगर बंगाल का केस हटा दें आप, और बंगाल में बोल रहा था कि एक्स्ट्रा बांग्लादेशी वोटर पड़े हैं, बंगाली वोटर नहीं बढ़े हैं, जिस कारण ये पूरा डेटा गड़बड़ा रहा है। आपके जो एक विश्लेषण करने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव के आते थे, उनका एक्चुअली में आकलन ठीक था, लेकिन बेचारे वो बांग्लादेश से आए हुए वो वोटर को ऐड नहीं कर रहे थे। अगर उसको ऐड कर लें, सर कितने वोट का अंतर पड़ा है 2021 के भी चुनाव में? मात्र 45 लाख वोट का अंतर पड़ा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। इतना ही वोट का अंतर रहा था ना। वो सीटों की संख्या बहुत ज्यादा दिखती है 277, लेकिन वोट मात्र 45 लाख का। और एसआईआर जैसे ही बंगाल में होगा, बिहार में 63 लाख गायब हो गए, बंगाल में तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना गायब होंगे। 1 करोड़ से ऊपर गायब होंगे वोटर। हम सुना है बहुत लोग भाग भाग के बांग्लादेश जा रहे हैं, सही बात है क्या? ये सही बात है। इसका कारण वही वो कानून वक्फ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि इस देश के मुसलमान वक्फ बोर्ड के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल जिसके कारण पूरा डंडा हुआ पड़ा हुआ है, इनको समझ में नहीं आया कि मास्टर स्ट्रोक तो वो था जो चुपके से निकाल दिया। वक्फ बोर्ड तो खेल है, वक्फ बोर्ड तो मजाक है, उसको वो तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और उसके चक्कर में अब क्या है कि जो शरण दे रहे थे कर्नाटका में, हुबली में, बेलगाम में, मंगलुरु में, तमिलनाडु के अंदर, मदुरई के आसपास, आप देखिए आपको दिखा होगा अचानक, भाई रिसेंटली अगर किसी ने मदुरई विजिट किया होगा कि मदुरई में वो पाए नहीं जाते थे, अचानक से आपको दिखने लगेगी। ये सब शील्ड करके प्रॉपर ढंग से उत्तर 24 परगना से, और होम मिनिस्ट्री के पास पूरा डेटा था। सदन में इनडायरेक्टली अमित शाह जी ने बोल भी दिया था कि हमें पता नहीं है उत्तर 24 परगना से आ रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं। तो उस पर एक्शन जब होने लगा तो भाई उसमें एक ये भी कानून है ना कि जिसने ट्रांसपोर्टेशन किया है, जो बसाया है, वो भी जाएगा। तो बोला भाई इतना वो लंबा नहीं वो जाता। वो असली मास्टर स्ट्रोक निकला। वो असली खेल है कि जो भेज रहे वो भी जाएंगे। तो इस कारण से अब सब हो रहा है। तो लिटरली अगर ये कहें तो इन चारों चीजों को अगर एक साथ मिक्स करें तो एनआरसी तो है आधी अधूरी ही सही, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी एनआरसी है जो आपको छोड़ने को विवश कर देगी। तो प्लान तो अब दिख रहा है कि 2047 का मोदी के पास भी प्लान है। मैं वही कह रहा था कि दो ही प्लान क्लिक करेगा, या तो 2047 का पीएफआई मॉडल वाला, या मोदी जो कह रहा है। तो अब लग रहा है कि हाँ, इनके पास भी 2047 का एक विजन है, एक प्लान है। हाँ, तो मतलब पीएफआई वाला मॉडल तो दिख ही गया ना, वो छांगुर बाबा हाँ, और अब्दुल रहमान और पता नहीं कितने मॉड्यूल पकड़ लिए एक छांगुर बाबा को पकड़ के। नहीं नहीं, सिर्फ एक को नहीं, अभी तो बड़ा क्रैकडाउन बाकी है। ये सारे लव जिहादी भी जाएंगे। ये जो ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल करा रहे हैं ना, इनके टॉप मॉडल को पकड़ने वाले हैं। सबका सबका धागा खोल रहा है नरेंद्र मोदी। बोला बहुत हो गया है रेस्ट तुम लोग का, हनीमून पीरियड ओवर। तुम लोग को लग रहा था कि मैं सिर्फ सबका साथ सबका विकास देता हूं, तुम लोग को छोड़ रखा था मैंने, तुम लोग तो सर पे चढ़े जा रहे हो, अब देखो तुम, तो सब अंदर जाएगा। अच्छा, चलिए एक और विषय ले लेते हैं साहब। ये राहुल गांधी जी जो है वो ओबीसी हो गए कह रहे साहब, उनमें सारी जातियों का मिश्रण है, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि साहब वो अगले अम्बेडकर हो सकते हैं। तो वो क्या क्या होने जा रहे हैं, वो कल ये जो टेक्निकली गलत है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। वो है तो दिलीप मंडल, सॉरी दिलीप मंडल मुश्किल से निकल गया, वो भी बीजेपी से आ गए हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल, वो अच्छा है अच्छा तो जोगेंद्र नाथ।
अंबेडकर जी तो जय भीम के अगेंस्ट है ना, उन्होंने तो किताबें लिख रखी है। जोगेंद्र नाथ मंडल बन सकते हैं, अंबेडकर नहीं बन सकते, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि ओबीसी हो गया, हाँ हो सकते हैं, राहुल गांधी कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पंखा घूमेगा नीचे हवा आएगी, और चमचों को मारना है वो प्रियंका वाड्रा लेकर के आई और कही मिलिए आज आप अपने नए नेता से, युवा नेता से, और रेहान वाड्रा सामने से निकल के आता है, ऐसे हाथ जोड़ के कहता है नमस्कार। तो मुझे राजनीति के फिल्म का वो दृश्य याद आ गया जिसमें मनोज वाजपेयी चाहता था कि भाई नया राजनीतिक पैदा ना हो, और उधर से वो रणबीर कपूर बाहर निकल के ऐसे कहता है मैं सबसे छोटा हूं और इस नाते आपको प्रणाम करता हूं, और सारे चमचे फिर चिल्लाने लगे जय 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 है। तो बात वही है सर। मैं तो एक चीज समझ में नहीं आती, कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी ओबीसी और एससी एसटी का सामंजस्य आपको दिखा है क्या? कभी इक्का दुक्का कभी हो गया हो गया? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। इससे बड़ी कोई बकवास नहीं है, ये पीडीए वीडीए से कोई बड़ी बकवास नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी किसी भी स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट निकालिए। ये दिक्कत क्या है ना कि अभय दुबे जैसे टकले पत्रकार, इनका दिमाग बाल ही नहीं गया, इनका दिमाग भी चला गया। मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्या है कि बाल जाना कोई बुरी बात नहीं है, जो होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। लेकिन कल वो बोल रहा था कि एक शो में कि योगी जी उपराष्ट्रपति की पहली पसंद थे। अबे तू पागल है क्या? कोई सेंस है क्या इस बात का? तेरे पास कहां का सोर्स आता है? योगी जी को ये पूरा मैटर समझाने के लिए बुलाया गया था उत्तर प्रदेश में। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप एक शिफ्ट देखेंगे सर, कि आजकल योगी जी सेंट्रल लीडरशिप की मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। ये वामपंथी समझ ही नहीं रहे कि मोदी कहां जा रहे हैं। हर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में योगी जी को पहले बुलावा आता है और वो मीटिंग में जाते हैं, उनको अपडेट दिया जाता है। क्यों दिया जा रहा है अपडेट? किस लिए दिया जा रहा है? उनको पता है कि अगर कोई कानून व्यवस्था इधर उधर हो तो यूपी में अगर डेंजर होने की जरूरत है तो बाबा को बता दो पहले, वो सब सेट कर देंगे। बोले टेंशन नहीं, अमित शाह जी आप टेंशन मत लीजिए, यहां तो हम चला लेंगे, यहां कर लेंगे, आप देख लीजिए। तो हर बार अगर अपडेट किया जा रहा है मतलब योगी जी का ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है। ये बात भी नहीं समझ रहे हैं। अब रही बात ओबीसी, तो उत्तर प्रदेश के ही चुनाव के रिजल्ट को निकाल ले। बीजेपी को 2022 के विधानसभा में सबसे अधिक किसका वोट मिला? ओबीसी का। यादव माइनस ओबीसी। बिहार में किसके भरोसे जीतती है? यादव माइनस ओबीसी। हर जगह तो ये ओबीसी बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि यादव माइनस, यादव तो है नहीं वो, तो माइनस ओबीसी जो बच्चे वो बीजेपी की तरफ आ जाएंगे? वो हैं भी बीजेपी के स्टार प्रचारक, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। तो अगर उस टाइप का ओबीसी बन रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं। और आपके धनखड़ साहब जी के बारे में क्या कहना है आपका? आपका कुछ मैं विशेष मैंने सुना नहीं, आपने कोई नहीं विशेष मैं विवेचन किया नहीं? नहीं मैं चुप रहूंगा। क्या है ना सर के धनखड़ साहब के कई अच्छे कार्य रहे हैं, बहुत सराहना रही है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी को चुप रह जाना चाहिए अगर आपस में कुछ हो भी जाए तो अच्छा काहे लगता को? है। इसलिए क्योंकि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अफसाना तो उन्होंने हो गया रिजाइन, खत्म। हाँ ठीक है, तो उन्होंने रिजाइन दिया, कुछ कहा नहीं। बड़े वामपंथी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि नए सतपाल मलिक मिलेंगे, हमको नए सतपाल मलिक मिलेंगे, वो तो नहीं मिल रहे हैं ना। तो फिर मैं आलोचना करके उनका क्या उनके लिए क्यों क्या पता, करना? सतपाल मलिक का भी सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो सेंटर के पास था, फिर भी सतपाल मलिक उछले कूदे तो बोले तो। हाँ कूदे, ये बात सही है। देखिए ये जो पूरा है प्रोटोकॉल को लेकर के जो बातचीत, मुझे लगता है कि एक भयंकर कम्युनिकेशन गैप, बहुत दिनों से मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल लीडरशिप और इवन स्टेट लीडरशिप के बीच भी कई मामलों पर आपको कम्युनिकेशन गैप दिखेगी। एक बार आपने 2024 के चुनाव के रिजल्ट के पहले एक बात बोली थी, आपके दर्शकों ने इस बात को पता नहीं कितना मार्क किया या नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कभी बीजेपी की, आपने कहा था जो बीजेपी की कभी सबसे बड़ी स्किल होती थी वो आज सबसे बड़ी वीकनेस है, वो है कम्युनिकेशन। और इस बात को आज भी बिल्कुल। मैं मानता हूं।
बिल्कुल, तो ये आप जो देखिए ना, वो कम्युनिकेशन, 2014 का पूरा इलेक्शन कम्युनिकेशन पे जीता गया था हाँ और हाँ, 2024 का 2019, हारा गया उसी पे। 2019 का भी ये देखिए, इसका इसका एक मैं ठोस कारण बताऊं सर। पहले बीजेपी की सभाओं में अगर 20 लोग जाते थे तो वो लोग जाते थे जो भाजपा की विचारधारा से, भाजपा और संघ की विचारधारा के मूल रूप से फॉलोअर थे, पालक थे और विश्वास रखते थे। 2014 तक ये बढ़ के संख्या मान लीजिए 100 में 30 हो गई। 2014 के चुनावी रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि वो संख्या 50 पहुंची और अब वो 500 पहुंची, और वो जो 30 लोग थे वो बहुत पीछे खड़े हो गए सर। और ये जो दिखावे के लिए जो 500 लोग आए ना सर, इनका भाजपा से, संघ से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, लेकिन ये चूंकि सत्ता की मलाई चाटनी है, सत्ता के केंद्र में रहना है, तो ये आ गए हैं। और वो 30 लोग जो भाजपा के साथ चलते रहे बुरे दिनों में भी और अच्छे दिन तक लाने में भी साथ रहे, वो शांत हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो है, आ ही गए है ना, चूंकि विचारधारा तो रही है राष्ट्र की, तो वो शांत हो गया। आप देखेंगे फेसबुक के कई विख्यात प्रख्यात लेखक जिन्होंने माहौल बनाने में बहुत ना परिश्रम किया था, उनमें से एक तो पवन अवस्थी जी नहीं रहे कोविड में। ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो ऐसे सिपाही थे जो पाकिस्तान में जो अज्ञातवीर काम कर रहे, वैसे ही उन्होंने भारत में काम किया कांग्रेस को उखाड़ने में और इस पूरी विचारधारा को। वो सब हाशिए पे चले गए सर। ये इस सरकार का एक ड्रॉबैक रहा है सर, और इसे सुधार ले तो अच्छा है और अपने लोगों को रिकॉग्नाइज करे। हालांकि मोदी जी नहीं भूलते, इसमें भी कोई संदेह नहीं। केरल से उन्होंने ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा दिया जिसके बारे में हम लोग 2014 में लिखा करते थे, वो फेसबुक पर आर्टिकल। तो अच्छा लगा कि उनके दोनों पांव को काटे जाने के बाद भी वो विचारधारा के नाम पर लड़ते रहे, उनको राज्यसभा भेजा गया। अब लेफ्टिस्ट जब उनके आगे बात करेंगे तो अपना वो स्वयं उसको काउंटर कर पाने में सक्षम है। हमारे जयपुर डायलॉग्स की पे के मंच पर कई बार आया चरण, कई बार प्रणाम भी किया। मीनाक्षी जैन दीदी जी को भी भेजा गया। अच्छा लगा कि डिजर्विंग लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है जो डिजर्व करते हैं। तो मोदी जी में वो क्वालिटी है, लेकिन जो नीचे अपॉर्चुनिटी के लिए लोग आए ना, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर है। दिक्कत यहां पर है सर। इसलिए मैं धनखड़ जी के पूरे मसले को सर, मैं चाहता हूं कि बस विराम देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मोदी जी भी नहीं चाहते होंगे कि उसे हवा दी जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट अब रिटायरमेंट हो गई है, एंजॉय। क्योंकि धनखड़ जी के मैं कुछ अच्छे पक्ष को याद रखना चाहता हूं। वो आदमी अकेला था जब 2 मई 2021 में बंगाल में जो कुछ भी हुआ। उसके बाद वो आदमी ममता बनर्जी की सरकार से जिस तरह से वो लड़ा है, मैं नहीं चाहता कि उस अच्छे पक्ष को मैं भूल जाऊं। कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक आदमी था जब पूरा बीजेपी का कैडर जो है ना वो भाग खड़ा हुआ था, वो लड़ रहे थे। तो ठीक है, क्या है ना सर कि इंसान है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा तो मोदी में जी को हटाने के लिए तैयार हो गए थे ना, ये साहब मोदी जी को हटा देते, मैं बन जाता हूँ प्रधानमंत्री। यही हो जाता है ना सर, महत्वाकांक्षा। क्या है, मनुष्य के अंदर वो कब एक बीमारी महत्वाकांक्षा वाली अंदर आ जाएगी, प्रवृत्ति ऐसी है मानव की सर, और उसके तमाम अच्छे कर्म बर्बाद हो जाते हैं। वही वो मोमेंट था सर। अब वो बन जाता हूं या नहीं ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कई चीजें थी, जैसे कि कोई बड़ा मंत्री भी विदेश से आता था तो उसे पूरा पूरा डिटेल देना पड़ता था, और वो बहुत असहज हो रहा था इस चीज को लेकर के, क्योंकि प्रोटोकॉल की सख्ती के नाम पर बहुत कुछ हो रहा था। तो ठीक है, जो हुआ सो हो गया, कोई बात नहीं। अब ऐसा ही महाराष्ट्र में याद है ना किस्सा हुआ था सर, महाराष्ट्र में क्या नाम था सभापति का, नाना पटोले थे, जिनको जो कांग्रेस के थे, जिनको हटा दिया था देवेंद्र सॉरी उद्धव ने, और बार बार राज्यपाल लिख के भेज रहे थे कि भाई एक फुल टाइम हाउस में नहीं कांग्रेस है कोई। कांग्रेस ने नाना पटोले को हटा के और हाँ उनको अध्यक्ष बना दिया था। हाँ हाँ, तो वही कांग्रेस हो का, गया था। कांग्रेस के कोटे में था स्पीकर का पद। हाँ हाँ हाँ, तो हो नहीं रहा था, तो वहां भी बार बार ये हो रहा था। जब तक सरकार गिर नहीं गई तब तक ये रहता रहा। तो
ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं इस एक कहानी को। कोई एआईसीसी के एक सदस्य ने चिट्ठी लिखी है, मुझे इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, देखी है आपने? हाँ, नहीं देखी, हम्म? नहीं तो देखी है। उनका कहना है कि अरे भाई बाकी सब ठीक है, ग्राउंड लेवल पे तो काम कर लो, वोट यहाँ मिलते हैं। सर संजय सर, ये मैंने आर्टिकल तो आज नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं कांवड़ यात्रा के आने के बाद पिछले 2 दिन से टेक्निकली सो ही रहा हूँ, आज आप ही के शो के लिए उठा हूँ, तो अच्छा, हाँ, ऐसा आपने गजब किया सर। बहुत थका हुआ था सर। बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है, जब आप नंगे पांव 105 किलोमीटर उतना वजन लेके चलेंगे तो दर्द तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं मोबाइल लेकर के पढ़ रहा था, लेकिन वो आर्टिकल इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैंने इंडियन एक्सप्रेस 2 दिन से खोला ही नहीं है। अब रही बात की बात, तो एआईसीसी के जो भी वो आदमी है उन्होंने सही कही है कि ग्राउंड पर काम कर लो, लेकिन ग्राउंड पर काम करेगा कौन? काम तो कार्यकर्ता करता है। सर ये कांग्रेस है क्या जिस कांग्रेस के बारे में हम जानते हैं? कांग्रेस नेहरू के जमाने में कुछ और थी, उसके बाद कांग्रेस इंदिरा मतलब कांग्रेस आई बनी, उसके बाद ये सोनिया कांग्रेस बनी, और सोनिया कांग्रेस तो में कुछ भी नहीं है कांग्रेस वाला, न सेवा दल है न उनके कार्यकर्ता। सेवा दल वाले लोग थे तो ग्राउंड पर थे ना, जमीन की वाइब्रेशन को पकड़ते थे ना। ये नहीं है, चुनाव नहीं जीत रहे, सिंपल सी बात है। अब जो सबसे बड़ा मुसीबत है कि कौन ढोएगा इसको। कन्हैया कुमार के अंदर है पावर, पप्पू यादव के अंदर पावर है। पप्पू यादव खुद 10 कदम पैदल नहीं चल पा रहे हैं, वो कांग्रेस को ढोएंगे। यूपी में कौन? अजय राय ढोएंगे। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये चिट्ठी छपी है, आशीष दुआ ने लिखी है ये। अच्छा, आशीष दुआ जी ने लिखी, ठीक। आशीष दुआ ने कहते हैं कि साहब कि हरियाणा इज अ केस स्टडी ऑफ हाउ नॉट टू विन एन इलेक्शन। In 2024, the High Command failed to take any corrective steps despite the 2019 debacle. Parties lose elections by fighting, Congress loses elections by infighting. बट ये ठीक है, लेकिन कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। हरियाणा ये लोग इसलिए नहीं हारे कि इनफाइटिंग थी। हरियाणा कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि हरियाणा के लोगों के मन में एक पश्चाताप का भाव आया कि भाई ये गलत हो गया, हमने ये मोदी जी के साथ नहीं कर रहा था। ये महाराष्ट्र क्यों हारे? इनफाइटिंग के कारण। इनको तो ठीक ठाक सीट मिल गई थी, और सबसे खराब इनका स्ट्राइक रेट रहा। इतना खराब क्यों परफॉर्म किया, कोई पूछे इनसे। अच्छा, इनका खराब परफॉर्मेंस अगर सिर्फ महाराष्ट्र तक रहता तो छोड़ दीजिए, झारखंड में सरकार बनी है वो जेएमएम के कारण बनी है। ये 50% सीटों पे आ रहे, इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट राजद का रहा है झारखंड के अंदर। कांग्रेस बिहार में खड़ी हुई, राजद के सीटों पे इनको चुनाव लड़ना है, 70 को मिली, 17 जीते। वहां क्यों हारे? इसका उत्तर कौन देगा? क्योंकि ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं है सर। और नहीं, उसको ये लिखा है वकील साहब की ग्राउंड कार्यकर्ता, जिसने हमें, जैसे नागपुर का उदाहरण दे रहे हैं कि नागपुर में है जिसने दशकों बाद जिला परिषद जिताया और सब किया, कि सब उनको सबको साइडलाइन कर दिया और ऊपर से थोप दिया गया, वो सब घर बैठ गए। तो ये बात भी सही है कि देखिए आईटी सेल युग में तो ये हो ही रहा है ना। बाहर की कंपनियां आ रही हैं, कह रही है कि हम चुनाव देंगे, हम आपको व्यूअरशिप देंगे, इतना व्यूअरशिप आपको यूट्यूब पे ऐसे लेके आएंगे, इतना फेसबुक तक आपके विचारधारा को पहुंचाएंगे। मगर वो कैसे पहुंचा रहे हैं? वो बोर्ड सिस्टम यूज करके पहुंचा रहे हैं क्या? वो ऑर्गेनिक है या कुछ रैंडम यूट्यूबर्स को पकड़ ले रहे हैं? रणबीर इलाहाबादिया, उसका व्यूअरशिप ही नहीं पॉलिटिकल है, उसे पॉलिटिक्स राजनीति की समझ में नहीं है। वहां पर जाकर के भाजपा के नेता दे पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो वो गलतियां तो ये भी दोनों साइड से हो रही हैं। भाजपा इसलिए वापस आई क्योंकि संघ वापस आ गया, उनका कोर, उनका कैडर। कांग्रेस के पास वो संघ जैसा कैडर नहीं, उनके पास किसी जमाने में सेवादल हुआ करता था सर। तो ये दोनों के बीच का अंतर है सर। भाजपा इसलिए आईटी सेल के बात नहीं भरोसे मानते हो लोगों की, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो तवलीन सिंह की भी बात नहीं मानी आपने। नहीं, मैंने तो लिखा है सर कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि उस बुद्धिमत्ता के चक्कर में जनसुराज को वोट कर दूं और उस चक्कर में राजद का पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का प्रयास करूं। मैं बुद्धिमान इतना ही हूं कि भाई राजद का पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं आना है, इसलिए मुसलमानों की तरह टैक्टिकल वोटिंग करने में ही मेरी भलाई है और मेरा वोट भाजपा को जाएगा।
हमको इतना बुद्धिमान नहीं बनना है कि भैया एक और अरविंद केजरीवाल को लेके आए। मेरा सिंपल सा थ्योरी है, हम उस थ्योरी में विश्वास रखते हैं। आप बड़े निर्दयी हैं। वो तो हूँ सर, निर्दयी हूँ। वैसे उनके सुपुत्र साहब कैसे हैं सर आजकल? तवलीन जी के डिवाइडर इन चीफ लगाया था उन्होंने। डिवाइडर इन चीफ तो अब डिवाइडेड ही है, वो बाहर ही रहते हैं। भारत में तो एंट्री उनकी है नहीं, वीजा वो अप्लाई नहीं करेंगे, तो अच्छा है। बाकी अपनी सौतन से उनका जो गुस्सा है वो उतना ही है जितना था हमेशा से। नाम नहीं अच्छा। लेना, मतलब आप धोखे से। ना मैं तो लेता ही नहीं, मैं तो लेता। अच्छा, एक बस चलते चलते जी, ये अखिलेश यादव और डिंपल भाभी के विरुद्ध क्यों है लोग इतना सा? मस्जिद में चली गई अगर बिना सर ढके, तो ऐसा क्या हो गया? अरे तो अखिलेश यादव को कौन सी डिंपल भाभी की चिंता है? उन्होंने कौन सा उन दोनों मौलानाओं के विरुद्ध कुछ कह दिया, या किसी सपाई का खून खोला कि हमारी भाभी का बेइज्जती कर दिया? मेरा देवर सुन ले मेरी पत्नी के बारे में तो गला काट देता। लेकिन ये तो गला छोड़िए, ये तो एफआईआर भी नहीं हो रहा है। जब आप ही का खून नहीं खोल रहा है तो हम काहे के लिए खून खोलाएं? हाँ, डिंपल भाभी अगर बोले कि हिंदू हमारी सहायता करे इस मुद्दे पे, तो मैं अभिषेक तिवारी कुछ सोच सकता हूं। जब पति को ही समस्या नहीं है तो हम काहे के लिए कोई समस्या सोचे सर? अखिलेश यादव जी का कोई स्टेटमेंट आया सर? हो सकता है डिंपल भाभी माफी भी मांग ले, फिर हम लोग चर्चा करके क्या करें? देखिए सर, रक्त उसका खौलता है जिसके रक्त में कोई उबाल हो, जिसका कोई आत्मसम्मान हो, जो राजनीति को और आत्मसम्मान को मिक्स ना करता हो। अखिलेश यादव जी के लिए संभव नहीं है कहना, उनका रक्त नहीं खोलेगा। मैं लिख के देता हूं, दर्शक 20 दिन बाद आकर के इस पॉइंट पर आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं लिख के देता हूं, किसी समाजवादी पार्टी के नेता का रक्त नहीं खोलेगा। वो है ही नहीं रक्त में उबाल, वो वेट कराएंगे। हो सकता है नहीं, किसी मुसलमान से करवाने का प्रयास करें। रक्त में जमजम का पानी बह रहा है। जमजमे आजम, अरे तब कहां से सर? तब कहां से? तो चलिए, भाभी के अपमान पर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया था, पूरा युद्ध लड़ गया। क्या भाभी के अपमान पर पूरा सपाई हिंदू बैठा हुआ है, और अपने आप को हिंदू मानता भी है कि नहीं ये भी देखना है। ठीक। अच्छा, तो चलिए, आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी पूरे बम बम है, इसलिए हम उनका नमः शिवाय के साथ एक बार हम उनको विदाई देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना आग लगेगा ये आखिर में हर हर महादेव से लिबरलों के विशेष स्थान में सर। बताइए, जयपुर डायलॉग सो कम्युनल सांप्रदायिक चैनल है। अब कुछ ही कह लो। तो वो संदीप है ना, वो संदीप सिंह, उन्होंने तो हमको नंबर 1 पे डाला था। 3 ही के नाम लिए थे, उसमें जयपुर डायलॉग नंबर 1 था। नहीं ठीक है, संदीप एक्टिविस्ट। हाँ तो भाई उसका एक्टिविज्म तो भाई हिस्टोरियन की तरह है। ठीक है। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ने तो हमको तब से मार कर लिया था, जब से एक बार, पहली बार जब हम बच्चे थे, मतलब 7 लोग बाहर से आए थे केवल। पहला हाँ, जयपुर डायलॉग्स का इवेंट हुआ था, तो उसी पे जो है वो दी वायर ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, और उसके बाद दी वायर ने कहा कि देखो ये बहुत गलत हो रहा है। एक बात तो ये पहले से पहचान लेते हैं कि साहब किसमें पोटेंशियल है, पहचान लेते हैं, उसी को टारगेट करते हैं। और फिर राहुल गांधी के पास शिकायत चली गई कि साहब ये देखिए ऐसा है वैसा है। लग रहा है इस बार जयपुर डायलॉग भलाओ अशोक गहलोत का, जो बता दिया कि भैया तुम्हारी ये शिकायत है, राहुल गांधी के वरदराजन ने शिकायत की है, देख लो आप। तो देख लो, है, जानते हैं राहुल गांधी हमको पर्सनली। मैंने बिल्कुल 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 जानना ही चाहिए। अब तो ओबीसी भी हो गए हैं। नहीं, ओबीसी नहीं कहे गए, कि सभी सारी जातियों का मिश्रण है। हाँ भाई, तो सभी जातियों के मिश्रण को तो ओबीसी ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे सर? हिंदू तो नहीं बोल सकते ना। वर्ण संकर उत्तम।
अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ। आपके पास एग्जैक्ट वर्ड है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।